एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए हम बिहार की सियासत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का मतलब और मायने समझने की कोशिश करेंगे। अविरल मलिक आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अविरल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधु मंजरी आपको दिखाई दे रही है, प्रवक्ता है आरजेडी की। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपको आशीष सैनी दिखाई दे रहे हैं, इज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निरंजन पोद्दार आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ही इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार, पीएम बहुत एग्रेसिव है। देखिए, बिहार में चुनाव है और एक के बाद एक गिफ्ट की बौछार हो रही है, तमाम योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, तमाम नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, चीनी मिलों के उद्धार की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि चीनी मिल बन जाएगी, वहां से चीनी आएगी, उससे चाय कॉफी पी जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं बिहार में। लेकिन देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी यही है निरंजन भाई, कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कोई कंट्रोल में नहीं है। शराब माफिया वहां पर धड़ल्ले से नकली शराब बेच रहे हैं, शराब पी के हजारों लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। दिन दहाड़े वहां पर अस्पतालों में घुस कर मार दिया जाता है। खेमका के परिवार के लोग अभी भी डरे सहमे हुए हैं, पहले उनकी हत्या, उनके बेटे की हत्या, फिर उनकी हत्या। और पुलिस का तो एक बहुत शर्मनाक बयान आया है आज। पुलिस ने कहा है कि बारिश के सीजन में ऑफ सीजन होता है तो किसान फ्री होते हैं और फिर वो किसान क्राइम करते हैं, वो अपराध को अंजाम देते हैं। इस तरह की बात अगर पुलिस करने लगे भाई, तो फिर हंसी आती है, हास्यास्पद है बहुत। निरंजन पोद्दार, अमित जी, हास्यास्पद नहीं है, वेदनादायक। देखिए अमित जी, आपको एक चीज समझनी चाहिए, भारत के गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने को, और यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कह सकती कि हम बिहार की सेवा करने का अवसर हमें नहीं मिला। आज मुझे एक चीज बताइए कि जो बिहार एक समय के अंदर, चाहे आप भौतिक रूप से देखेंगे पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, आप प्राकृतिक संपदाओं के आधार पे देखेंगे बिहार सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, आप किसी भी रूप में देखेंगे तो बिहार एक समय का जो स्वर्णिम काल बिहार का था, आज वो बिहार देश के बाकी राज्यों से 6 गुना 7 गुना नीचे की स्थिति में है। और इसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों को अवसर मिला बिहार के अंदर अपनी सत्ता चलाने के लिए। किसी को 30 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, किसी को 25 वर्ष, किसी को 15 वर्ष। आप मुझे एक बात बताइए, उसके बाद में बिहार की इतनी दुर्गति कैसे हो गई भाई? आप ये कैसे कह सकते हैं कि दोबारा से? क्योंकि देखिए अमित जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, चाहे आप इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे जेडीयू की बात करें, चाहे कांग्रेस की, चाहे आरजेडी की, किसी की भी बात करें, मेरा ये मानना है कि अगर 5 वर्ष का शासनकाल आपका बीत चुका है, उसके बाद में प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन आपका किसी दूसरी पार्टी से नहीं होता है। उसके बाद में मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा आपके उस 5 वर्ष के कार्यकाल से होती है। और यहाँ पे तो अगर हम जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की बात करें तो इनको लगभग 18 वर्ष गठबंधन के माध्यम से और नीतीश कुमार जी को लगभग 20 वर्ष इस बिहार राज्य की सेवा करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से इस चीज को मैं मानता हूं कि 2006 के बाद में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद में लगभग 2013-14 तक बिहार के अंदर बहुत, जिसको कहते हैं, अभूतपूर्व काम हुए और बिहार ऐसे लगने लगा था कि अपनी जड़ों की तरफ फिर से चल पड़ा है। लेकिन उसके बाद में अगर मैं उन 7-8 वर्षों का मूल्यांकन बिहार का और नीतीश कुमार जी का अगर उन्हीं के आज के शासनकाल से करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाली वो वाली बात तो होगी कि आ मिले फिर जैसे ही आ मिले। और जो आरजेडी वाले बोल रहे, क्योंकि आज आप मुझे एक बात बताइए कि आज अगर राजनीतिक, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केंद्र के अंदर 11 वर्ष की शासनकाल हो गया और बिहार के अंदर गठबंधन के अंदर इनको लगभग 18 वर्ष हो गया। ये 18 वर्ष के अंदर जो बच्चा आज पैदा होता है, आज जिस बच्चे का जन्म होता है, 18 वर्ष बाद में वो देश का वोटर बन जाता है अमित जी। और पूरी की पूरी पीढ़ी परिवर्तन हो जाती है। और बिहार की स्थिति आज जो कि तो है, 1/3 बिहार सूखे की चपेट में होता है, 2/3 बिहार बाढ़ की चपेट में होता है, और ये हर वर्ष का काम है। और सरकार जिस तरीके से जाकर के वहां पे बोली लगाती है, हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्ष पहले वहां जाकर के बोली लगाई थी कि मैं 75,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि पहले तो आप इस चीज का अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि आपने वो 1,10,000 करोड़ में बिहार को दिए थे क्या, और दिए थे तो वो कहां उपयोग हुए, कहीं वो उसकी चोरी तो नहीं होगी। ठीक है निरंजन पोद्दार, लेट्स कीप इट शॉर्ट। बिहार जैसे राज्य के अंदर पोद्दार साहब, निरंजन पोद्दार, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वहां पर है, तो कितना बिहार का भला हो गया?
और लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तो कितना भला हो गया, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है वहां कितना भला हो गया। क्या बिहार बदला है? क्या बिहार में कुछ बदलता दिखाई दिया आपको? क्या सरकारें बदली लेकिन बिहार नहीं बदला? निरंजन पोद्दार। देखिए अमित जी, ऐसा है, बिहार तो बदलने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसको बदलने नहीं देती। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो आपको बीच में उंगली उठा रहा था, तो मैं ये इसलिए कह रहा था क्योंकि आरजेडी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि हमें 1990 के अंदर हमारे को विरासत में जो बिहार मिला वो इतना गंदा बिहार मिला। भाई आपको किससे मिला? आपको अपने गठबंधन पार्टनर से ही तो विरासत में बिहार मिला। आज आप उसी के साथ गठबंधन करके कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार देंगे, जिनके द्वारा विरासत में आपको इतना गंदा बिहार मिला। रही बात भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की, तो आप एक चीज सहसा अंदाजा लगाइए कि जब वहां का डीजीपी यानी कि जो पुलिस का जो मुखिया है वो ये बात कहता है कि जिस आदमी की कल हत्या हो गई अमित जी, उस आदमी को कहता है इनको हमने पहले ही कह दिया था तुम्हारी जान को खतरा है और आप थोड़ा सा अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लीजिएगा। लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में थोड़ी सी कोताही बरत ली, इसलिए ये मारे गए। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जहां पे जिसको कहते हैं जहां चौकीदार ऐसे होंगे, जहां रखवाले ऐसे होंगे, वहां पे मतवाले कैसे होंगे, वो सारी की सारी चीजें से ऐसा ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज की स्थिति में बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार राजनीतिक रूप से आपको लगता है कि ऑटो फ्लाइट मोड पे चल रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार देखने में जनता को वहां ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर ना कोई सरकार है, ना कोई शासन है, ना कोई प्रशासन है। जो जिसका जैसे जो इच्छा हो, पुलिस कप्तान अगर जिले का कप्तान जो बयान दे रहा है उसके बयान हास्यास्पद, पुलिस का मुखिया बयान दे रहा है उसके बयान हास्यास्पद। जिस तरीके से दिन दहाड़े 20-20 किलोमीटर तक अगर बंदा गोलियां चलाते हुए निकल जा रहा है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी पटना जैसे शहर में, तो आप इसी से सहसा ही अंदाजा लगाइए। और रही बात जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे नदी जोड़ो, 11 वर्ष के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ने उधर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ और पानी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार की जो आम जनता, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, जिसको हम अंतिम व्यक्ति बोलते हैं, वो साल के अंदर 3 महीने सड़कों पर बिताता है अपने घर बार, क्योंकि उनके यहाँ सारी की सारी, चाहे ब्रह्मपुत्र का पानी होता है, नेपाल से आने वाला पानी हो, सारा का सारा बिहार के अंदर घुसता है और बिहार 2/3 बिहार बाढ़ का शिकार होता है जी। वहाँ लोग स्थायी घर तक नहीं बना पाते अपना इस बाढ़ की वजह से। निरंजन पोद्दार, आई एम गोइंग टुवर्ड्स अविरल। ठीक है, आग लगे चाहे बस्ती में। ठीक है, ठीक है। निरंजन पोद्दार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ नहीं पाया, माफी चाहता हूँ, बोलिए। देखिए अमित जी, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का विकास तो वास्तव में अनोखा विकास है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैक टू बैक वहां पे 18 पुल गिर जाते हैं और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि जिस पुल का अनावरण यानी कि जिसका उद्घाटन करने के 1 महीने के अंदर अंदर वो जो पुल गिर जाए, मेरे को समझ में नहीं आता वहां पे सीमेंट कौन सी कंपनी की लग रही है, सरिया कौन सी कंपनी का लग रहा है। अरे और तो छोड़िए, बिहार के अंदर अभी जो सड़क बनी है पूरी की पूरी सड़क चोरी हो जाती है, कागजों के अंदर भी चोरी हो जाती है जी। तो ये जो अजूबे है जो है वो बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको क्या कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे यहां कहा जाता है हमाम में सारे के सारे निर्वस्त्र हैं। अभी सैयद शहाबुद्दीन की बात चल रही थी, अभी लेटेस्ट के अंदर आप ये बताइए उस शहाबुद्दीन को जिसने लोगों को तेजाब से नहला करके जिनकी हत्याएं की, जो IAS IPS की पत्नियों के साथ जो अभद्रता करता रहा, उस शहाबुद्दीन जो सजायाफ्ता अपराधी था, उस शहाबुद्दीन के जाकर के और भावी मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं शहाबुद्दीन जिंदाबाद, मतलब सार्वजनिक सभाओं से आज भी वो जिंदाबाद कह रहे। तो सहसा ही बिहार की जनता को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो कैसे शासन चलेगा, और जो सरकार अभी जो चल रही है इन्हीं की सरकार रिपीट होती है तो कैसा शासन चलेगा। देखिए अब अगर मेरा तो यह मानना है, अगर बिहार के लिए वोट होगा इस बार तो निश्चित रूप से आपको इस बार परिणाम आपको बदलते हुए दिखेंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार बिहार के पास एक विकल्प भी नजर आ रहा है बिहार के अंदर, और शायद हो सकता है बिहार उसको एक अवसर दे और यह देखने के लिए, यह भी हमारे जीवन काल में देखने को मिले कि कहीं ना कहीं हो सकता है
बिहार के अंदर, बिहार के बच्चों के, बिहार के भविष्य के, बिहार की पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ हमें कुछ अच्छा दिखाई दे जाए। अब इससे ज्यादा तो और क्या ही कहेंगे अमित जी आप। ठीक है, निरंजन पोद्दार, लास्ट 1 मिनट टू यू सर, 1 मिनट। देखिए अमित जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो 20 वर्ष पहले उनकी सरकार थी, और जो जनता अगर जवाब मांगेगी तो जो वर्तमान सरकार है उससे जवाब मांगेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस जनता ने उनको पिछले लगातार 20 वर्षों से, और मैंने आपको एक बात कही, लेकिन आज की तारीख में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, बिहार की जो जनता है वो पप्पू और गप्पू के बीच में फंसी हुई है। और इस बार ऐसा है कि शायद बिहार की जनता बिहार के लिए वोट करे, बिहार के भविष्य के लिए वोट करे, तो हो सकता है ये पप्पू और गप्पू की जो बेड़ियां हैं इससे तोड़ करके बिहार शायद अपने जड़ों की तरफ, अपने विकास की तरफ आगे बढ़ चले। मेरा तो केवल इतना सा ही सोचना है, इतनी सी उम्मीदें हैं। ठीक है, अविरल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।